नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड कुछ नियम को जानेंगे, कुंडली पे देखेंगे, क्या रेमेडीज़ होंगी उसे भी हम जानेंगे। ये एक महिला हैं, इनका बर्थ डिटेल्स 21 सितंबर 1985 का है। रात में 10:50 का इनका जन्म है और शहर अहमदाबाद। आइए हम देखते हैं। उम्र की इनकी बात की जाए तो 35 ईयर्स हो चुके हैं और अब तक एक भी संतान नहीं है। तो ये कुंडली मेरे पास आई है कि क्या संतान हो सकता है, क्या रेमेडी करना होगा। इन्होंने कुंडली के आधार पे बहुत सारे पूजा पाठ किए हुए हैं, मंत्र जप। फिर मेरे एक परिचित हैं, उन्हीं के माध्यम से ये लोग कॉन्टैक्ट में आए। आइए देखते हैं। कुंडली विश्लेषण शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 99555792। आप कुंडली विश्लेषण, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन, मनी बैग मैंने चालू किया हुआ है। कई लोगों पे मैंने ट्राई किया, अच्छे रिस्पॉन्स मिले, तो उसके बाद मैंने इसे कल से यानी 7 तारीख से इसे अनाउंस भी कर दिया अपने फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में। यूट्यूब पे आज ये वीडियो डाल रहा हूँ, इसलिए यहाँ भी अनाउंस कर दे रहा हूँ। थोड़ी सी आपको जानकारी मैं दे दूँ। कुंडली विश्लेषण का मैं 3100 चार्ज करता हूँ। न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन, जिसमें आपके नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, आपके विजिटिंग कार्ड, इसके लिए 2200 रुपये चार्ज है। एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन के लिए 6000 रुपये चार्ज है। मनी बैग गारंटी, इसके लिए 31,000 चार्ज है। जैसा कि इसका नाम ही है मनी बैग गारंटी, यानी जो कुंडली जनित जो समस्याएं हैं, चाहे आपकी लाइफ का कोई प्रॉब्लम हो, कुंडली वास्तु न्यूमरोलॉजी सबका एक कॉम्बो है। उसमें जो भी आपको कुछ रत्न वगैरह या यंत्र जिसकी भी आवश्यकता पड़ेगी वो सब हम प्रोवाइड करेंगे। और यदि आपको कोई बेनिफिट नहीं होता है तो आप मेरे सामान रिटर्न करेंगे और हम आपके पूरे के पूरे पैसे वापस करेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं इस कुंडली की तरफ। एक बात और आपको बता दूं, 22 तारीख से हमारा प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का वर्कशॉप शुरू हो रहा है। यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका डिटेल्स मैं डाल दूँगा। जब भी हम चाइल्ड बर्थ की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए। थोड़ी सी भी एस्ट्रोलॉजी आती होगी तो ये 5वां भाव है, संतान का है, दूसरा परिवार का है और 11वां इच्छा के पूरा होने का है, विश फुलफिलमेंट का है। तो 5वें भाव में सूर्य और बुध बैठे हैं। सूर्य और बुध दोनों दोस्त ही हैं, यानी दोनों में कोई दुश्मनी नहीं है। डिग्री के आधार पे भी देखें तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है इनका। बुध अपने राशि में बैठा हुआ है, बुध दूसरे भाव का स्वामी भी है। लेकिन यहाँ जब आप सूर्य को देखेंगे तो सूर्य चौथे भाव का स्वामी होकर 5वें में बैठा हुआ है और चौथा चाइल्ड बर्थ के लिए निगेटिव होता है। लेकिन यहाँ हम इसे निगेटिव नहीं मानेंगे। इनकी कुंडली में सूर्य चाइल्ड बर्थ के लिए एक की प्लैनेट बन रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त प्लैनेट बन रहा है और यह इनकी कुंडली के अनुसार चाइल्ड बर्थ के लिए पॉजिटिव प्लैनेट है। ये हमारे वर्कशॉप का की पॉइंट होता है, जहां हम इसे बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। प्रत्येक की कुंडली में शादी के लिए एक अलग प्लैनेट होता है, संतान के लिए एक अलग प्लैनेट होता है। तो आप यहाँ ये समझिए कि सूर्य यहाँ पॉजिटिव है। यहाँ इस दिमाग में आपको ये नहीं लाना है कि ये चौथे का स्वामी है तो ऐसे। अब यहाँ बुध की राशि में बैठा हुआ सूर्य क्या समस्या देगा। अब वो भले ही 5वें का स्वामी क्यों नहीं होता, इस कॉन्सेप्ट को आप इससे रिलेट मत करेंगे कि चौथे का स्वामी है इसलिए। यदि यह 11वें का भी स्वामी होता, लग्न का भी स्वामी होता, जैसे वैदिक में मानते हैं ना, लग्नेश पंचमेश और नवमेश शुभ होते हैं, तो इस स्थिति में यदि लग्न का स्वामी होता या 5वें का होता या 9वें का होता या 11वें का होता, और यहाँ बुध की राशि में 5वें भाव में बैठने पे क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, प्रेगनेंसी के दौरान ट्रैवलिंग करने पे, यात्रा करने पे
गर्भ का नुकसान हो जाता है। इस बात का ध्यान आप रखेंगे। दूसरा, हम यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं महादशाओं की तरफ कि महादशा क्या है। वैसे 11वें का भी जब देखेंगे तो 11वें का स्वामी 9वें में अपने घर में बैठा हुआ है। 9वां घर गुरु का अपना घर होता है, तो यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है। आप दशा में आ जाइए। दशा अभी चल रही है चंद्र की और अंतर्दशा चल रही है बुध की, जो अगले साल जुलाई तक चलेगी। फिर केतु आएगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। और चंद्र की महादशा 15 अप्रैल 2024 तक है। तो आइए देखते हैं केपी से हम देखने के लिए सबसे पहले 5वें भाव का अध्ययन करते हैं। 5वें का सब लॉर्ड कौन सा है? चंद्र है। और चंद्र का नक्षत्र लॉर्ड आप देखेंगे तो क्या है? केतु है। तो चंद्र के फैमिली में देखेंगे तो चाइल्ड बर्थ के लिए 8 नंबर निगेटिव है, 6 नंबर निगेटिव है, बाकी पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी चाइल्ड बर्थ का प्रॉमिस इनकी चार्ट से हो रहा है। सिग्निफिकेशन टेबल से भी हम देखें तो यहाँ से भी आप देखेंगे तब भी चाइल्ड बर्थ के लिए प्रॉमिस हो रहा है। प्रॉमिस होना, इसको आप ऐसे समझिए कि चाइल्ड बर्थ के लिए निगेटिव नंबर होते हैं 1, 4, 10 और 8, 12। यानी ये जब रहेगा तो संतान नहीं होगी, काफ़ी समस्या होगी। संतान होने में टेस्ट ट्यूब, बेबी, इन सब की सहायता लेनी पड़ेगी। लेकिन अभी हम उस टॉपिक पे नहीं आते हैं। अभी हम आते हैं कि क्या चाइल्ड बर्थ है। तो चाइल्ड बर्थ है, क्योंकि चाइल्ड बर्थ के लिए तीसरा, 7वां दोनों सपोर्टिव होते हैं। 6 हाउस निगेटिव होता है, तो फिर 2 पॉजिटिव है, 1 निगेटिव है। कुल मिलाकर हम यहाँ कह देंगे कि चाइल्ड बर्थ है। दूसरा एक समझने वाली बात आपको यहाँ ये है कि 5वें का सबलॉर्ड चंद्र है। 5वें का नक्षत्र भी चंद्र है और 5वें का सब लॉर्ड भी चंद्र है। और चंद्र की महादशा भी चल रही है, फिर भी संतान नहीं हुआ। कुछ न कुछ तो है इसमें। क्या है? इसको समझने के लिए हम केपी की इंटरलिंक थ्योरी, हम यहाँ आपको डिफरेंस बता दें। कस्पल इंटरलिंक अलग है, जो खुल्लर कस्पल पद्धति बोलते हैं, उस पर भी आपको मैं वीडियो दूंगा और आपको समझाऊंगा। वो सब लॉर्ड पे काम करता है, लेकिन हम उस पे नहीं जाएंगे। केपी एडवांस की थ्योरी है सब लॉर्ड इंटरलिंक। अब यहाँ पे आप चंद्र 5वें का सब लॉर्ड है, तो हम 5वें भाव की जब पोटेंसी देखेंगे तो 5वें की पोटेंसी के लिए यहाँ चंद्र का जो नक्षत्र है केतु, वो आपको इस 4थे भाव में मिलेगा। इसको क्लियर मैं कर दूं। 5वें का सब लॉर्ड चंद्र, इसका नक्षत्र केतु 4थे में मिलेगा, जो अपने से 12वें चला गया। तो जब भी 12वें भाव से जुड़ेगा किसी भी सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड, अपने से 12वें भाव में मिलेगा, तो वह घटना को निगेट करता है, यानी घटना नहीं होगी। ठीक है। अब घटना नहीं होगी तो फिर यानी इसकी ये पोटेंसी हमने देखा। 5वें भाव का स्ट्रेंथ क्या है, पावर क्या है, क्या यह संतान देने में सक्षम है? सिग्निफिकेटर से तो हमने देख लिया। और काफ़ी कुंडलियाँ आपको ऐसी मिल जाएंगी जिनमें संतान के लिए प्रॉमिस या शादी के लिए प्रॉमिस या नौकरी के लिए प्रॉमिस है, फिर भी वो घटना नहीं होती है। और काफ़ी कुंडली आपको ऐसे भी मिल जाएगी जिसमें आप देखेंगे कि प्रॉमिस नहीं है, फिर भी घटना हुआ है। यानी एस्ट्रोलॉजी उतनी सिंपल नहीं है जितना हम समझते हैं। और सबका चार्ट एक यूनिक चार्ट होता है, सबकी डेस्टिनी अलग होती है। तो आप ऐसा सोचें कि सिंपली हम जैसे स्कूल में पढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, ऐसे अप्लाई कर दें, तो ऐसा नहीं होगा।
तो इस इंटरलिंक में आपने देखा कि निगेट हो गया, यानी इनको संतान सुख के लिए डिनाई कर रहा है, यानी पांचवे का स्ट्रेंथ ही डिनाई कर दिया। और दूसरा चंद्र अपने नक्षत्र के माध्यम से जो इस समय महादशा में है। अब यहाँ हम आपको एक बात और बताएंगे बुध के बारे में। बुध चूंकि अंतर्दशा में है ना, यहाँ इस लाइन में आप देखिए 2 5 11 कहीं नहीं मिलेगा। इस लाइन में भी देखिए 2 5 11 कहीं नहीं मिलेगा। इस लाइन में जब आप आएंगे यहाँ तो सिर्फ यहाँ 11 मिलेगा, लेकिन इसमें 4 नेगेटिव, 6 नेगेटिव, 4 नेगेटिव। केपी के हिसाब से देखें तो 1 भी नेगेटिव, लेकिन केपी एडवांस के हिसाब से 1 पॉजिटिव है चाइल्ड बर्थ के लिए। 8 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, कुल मिलाकर ये सिर्फ एक पॉजिटिव है, ये 2 ही पॉजिटिव हुए। यहाँ देखें तो फिर ये नेगेटिव 2 5 यहाँ मिला, 11 यहाँ मिला, यानी जो चाइल्ड बर्थ के लिए 2 5 है वो इस चौथे स्तर पे बुध बता रहा है, और इसका स्ट्रेंथ 25% माना जाता है, यानी मात्र 25%, बाकी कोई प्लेनेट नहीं दे रहा है। तो इस स्थिति में हमारे पास एक मौका है कि हम यहाँ बुध की अंतर्दशा में अपनी जो आजमाइश, जो हमारी जानकारी है और जो कर सकते हैं वो हम इनके लिए करें, क्योंकि महादशा पूरी तरह से निगेटिव है। लिंक के द्वारा हम देखें तब यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ पहले स्तर पे छठे को बता रहा है जो निगेटिव है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव को बता रहा है। तो ये थोड़ा सा यानी 50-50 यहाँ मान लीजिए। इस टेबल में जब आप आएँ तो यहाँ आपने महादशा के बल को 50-50 मान लिया। उसके बाद जब इस टेबल में आएंगे तो यहाँ भी आपको ये सभी पॉजिटिव भाव हैं चाइल्ड बर्थ के लिए, तो यहाँ से भी आपको पॉजिटिव मिल जाएगा, लेकिन लिंक निगेटिव मिला है और बाकी सब इधर पॉजिटिव मिले हैं। यदि वो भी निगेटिव रहता और बाकी सब भी निगेटिव होते तो समस्या काफ़ी गंभीर हो जाती। और दूसरी बात कि जो यहाँ पे अंतर्दशा है ये 2 और 5 को दे रहा है, लेकिन यहाँ भी देखेंगे तो इसका नक्षत्र 4 को ही दे रहा है। किसी भी प्लेनेट का रिजल्ट उसका नक्षत्र देता है, और साथ ही साथ प्लेनेट से ज़्यादा पावरफुल नक्षत्र और उससे ज़्यादा पावरफुल सब लॉर्ड, तो 6 और 10 ये दोनों निगेटिव हैं। यानी कुल मिलाकर इसमें देखें तो 1 2 3 4 निगेटिव हैं बुध में, 1 2 3 और 4, और 3 पॉजिटिव है, जिसमें 2 और 5 काफ़ी वीक लेवल पे हैं। तो हमें काम इसी पे करना होगा, तभी जाकर हमें कुछ प्राप्त हो सकता है, अदरवाइज़ मिलना मुश्किल है। दूसरा, बुध से भी यदि हम लिंक चेक करेंगे तो बुध का सूर्य है, और सूर्य यदि हम देखते हैं तो सूर्य भी आपको 1 2 3 4 चौथे नंबर पे आ रहा है, यानी ये भी एक तरह से निगेटिव ही हुआ। 4 यहाँ भी लिंक के माध्यम से हमने देखा तो ये भी निगेटिव ही है, यानी महादशा और अंतर्दशा लिंक के द्वारा निगेटिव है। लेकिन यहाँ जब हम देखेंगे सिग्निफिकेटर्स और ये नक्षत्र नाड़ी तो यहाँ कुछ उम्मीद दे रहे हैं, और कुछ उम्मीद पर ही हमें काम करना है। अब यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ सामान्य सिंपल रेमेडी कुछ भी काम नहीं करेगी, इन्होंने काफ़ी किया हुआ है। दूसरा, मैं आपको प्रॉब्लम बता दूँ, चूँकि मैं यहाँ कंसल्टिंग दे रहा हूँ ना इनको, तो कंसल्टिंग दे रहा हूँ तो मैं सभी एस्पेक्ट पे काम करूँगा। तो जब हमने एडवांस एस्ट्रो वास्तु से देखा तो चंद्र का यानी मून का 180 का हीट आपको इस सेकंड हाउस पे मिलेगा, यानी दूसरा भाव क्या है, परिवार का, तो ये परिवार बनने ही नहीं देगा। परिवार होना और इच्छा पूर्ति होना यानी खुशी मिलना, तो जो अंतर्दशा स्वामी बुध है उस बुध का नक्षत्र सूर्य बना हुआ है, और सूर्य का 180 का हीट आपको 11th हाउस पे मिलेगा। यानी महादशा परिवार बनने नहीं दे रहा है, और अंतर्दशा का जो स्वामी है वह उसका नक्षत्र लॉर्ड 180 11वें घर पे दे रहा है। साथ ही साथ चंद्रमा
90 की डिग्री यानी 90 के द्वारा ये अभी 11वें घर को देख रहा है, यानी 11वां घर इनका पूरी तरह से डिस्टर्ब। और ये बुध भी 180 से 11वें को देख रहा है, यानी 11वें भाव पर 3 ग्रहों का बुरा प्रभाव है। तो इच्छा तो पूरा ही नहीं होगा ना, इच्छा पूरी होने देगा ही नहीं। तो इस स्थिति में हमें इस हीट को तोड़ना होगा, पहला रेमेडी ये करना होगा। और दूसरी रेमेडी हमें क्या करनी होगी, जो बुध थोड़ा सा हमें उम्मीद दे रहा है यहाँ, इस उम्मीद को हम हाउस एक्टिवेशन से इनके घर में एक्टिव करेंगे। और यही हमें लाभ दे सकता है। एक प्रकार से आप कुंडली के हिसाब से देखेंगे तो आपको दिखेगा, यदि आपको लिंक नहीं पता तो आपको लगेगा कि संतान योग है। बाकी लोग भी इनको बताए हैं लेकिन हुआ नहीं है। लेकिन जब इतनी गहराई तक जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि नहीं, समस्या और भी है। तो रेमेडी का तरीका भी बदलना पड़ेगा, तब जाकर बेनिफिट मिलेगी। ये महिला है, इनकी कुंडली है, इनके पति का बर्थ डिटेल्स सही नहीं है, यानी आधे घंटे का डिफरेंस है, वो भी मेरे पास आया है। उसका BTR करना होगा, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, फिर हम वहाँ सही तक पहुँचेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा चाइल्ड बर्थ में ज़रूरी होता है माता की कुंडली, क्योंकि गर्भ 9 महीने तक, जो बच्चा है वो गर्भ में 9 महीने तक रहता है, तो इसलिए माता की कुंडली सबसे इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद यहाँ एक बात और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, इनके लग्न का सबलॉर्ड है शुक्र, लग्नेश। और शुक्र देखिए क्या कह रहा है, 1, 3, 6, पहले भाव, छठा बीमारी, यानी बीमारी को शो कर रहा है। वैसे बीमारी को देखेंगे तो चंद्र, मंगल, शुक्र, शनि 11वें आने से थोड़ा सा सर्विस से लाभ दे देगा, राहु, केतु, यानी ये कंप्लीटली प्रॉब्लमेटिक है इनके लिए। 1, 2, 3, 4, 5 ग्रह। और चाइल्ड बर्थ के हिसाब से देख लें, ये सिग्निफिकेशन के लिए तो सिर्फ 4 है, 4 घर भी होता है। तो सूर्य को आप यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक मान के KP के पॉइंट ऑफ व्यू से मत चलिए, लेकिन एस्ट्रो वास्तु से है, क्योंकि 11th हाउस को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया हुआ है। यानी इस कुंडली में मैंने आपको बताया कि क्लाइंट के एक प्रॉब्लम के लिए आपके पास जितनी भी रेमेडीज़ हैं, जितने भी नॉलेज हैं, सबको अप्लाई कर देना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट को अल्टीमेटली आपसे रिज़ल्ट चाहिए। और उस रिज़ल्ट के लिए जितना भी नॉलेज आपके पास है आप उसका यूज करें। चलिए बने रहिए, कुछ और वीडियोज़ के साथ जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद।